Good morning students and my dear friends. Today is 18th of July 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज the two most important requirements for major success are first being in the right place at the right time and second doing something about it। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। 135 मिलियन कम्स आउट ऑफ पॉवर्टी ट्रैप इन 5 years। नीति आयोग ने कल एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसका नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023। और इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने इंडिया में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसको लेकर के अपने एस्टिमेट्स दिए हैं और अपने सर्वे की जो फाइंडिंग है वो प्रेजेंट करी है। एंड एज पर दिस सर्वे एंड एज पर दिस स्टडी एंड एज पर दिस रिपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 135 मिलियन इंडियंस have exited the multi-dimensional poverty between 2015 to 2021। यानी 2015 से लेकर के 2021 तक अप्रॉक्सीमेटली 135 मिलियन जो इंडियंस हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से एग्जिट कर गए हैं। और इस डेटा में जो सबसे टॉप पे रहे वो रहे बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश ने अप्रॉक्सीमेटली 56.8 मिलियन कॉन्स्टिट्यूट किया है इस 135 मिलियन के डेटा में। तो 135 मिलियन जो इंडियंस हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं उसमें से 56.8 मिलियन केवल और केवल यूपी और बिहार के हैं। ये तो बात हो गई एब्सोल्यूट नंबर्स की। अगर हम परसेंटेज और शेयर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 24.9% इंडियंस जो थे वो मल्टी डायमेंशनली पुअर थे 2015 में। तो अप्रॉक्सीमेटली 25% यानी 100 में से 25% इंडियंस वर मल्टी डायमेंशनल पुअर एज पर 2015 डेटा। और यही परसेंटेज 2019 और 21 में रिड्यूस होकर के 15% रह गया। यानी जो शेयर पहले 25% था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का या मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडिविजुअल्स का, इंडियंस का, वो अब रिड्यूस होकर के 15% रह गया है एज पर नीति आयोग रिपोर्ट। और यही टाइम पीरियड क्यों कंसीडर किया गया है 2015 से 2015-16 और 2019-21, क्योंकि दिस टाइम पीरियड रिफर्स टू द मोस्ट रीसेंट राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFSH4, NFSH5 on which this think tank calculations are based। तो बेसिकली ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो कैलकुलेशंस है, जो उनकी सर्वे रिपोर्ट है, उसके बेसिस पर नीति आयोग ने ये कैलकुलेशन किए। इट मीन्स नीति आयोग ने खुद कोई ग्राउंड लेवल पे डेटा कलेक्ट नहीं किया, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल डेटा था उसी के बेसिस पर। किसने वो डेटा कलेक्ट किया था? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में वो डेटा कलेक्ट किया गया था और उसी के बेसिस पर नीति आयोग ने ये अपने कैलकुलेशन किए हैं। और अगर अब इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को हम सेग्रीगेट करके देखें यानी रूरल एरिया और अर्बन एरिया में सेग्रीगेशन देखें तो रूरल एरिया में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उसका शेयर अप्रॉक्सीमेटली 32.6% से 19.3% तक रिड्यूस हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। यानी दो सर्वे के बीच का जो टाइम है उसमें रूरल एरिया में पहले 32.6% इंडिविजुअल्स जो थे वो मल्टी डायमेंशनली पुअर थे। यानी रूरल एरिया में ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थी इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया। हालांकि दोनों ही एरिया में रिडक्शन देखने को मिल रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। अगर रूरल एरियाज की बात करें तो 32.6 से 19.3% का रिडक्शन देखने को मिला है, जबकि वहीं अर्बन एरियाज में अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज में 8.7% से रिड्यूस होकर के 5.3% तक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रिडक्शन देखने को मिला है। और जबकि ये जो डिक्लाइन है दिस हैज़ बीन शार्पेस्ट इन बिहार, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ द इरेडिकेशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी।
और अगर एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो डेफिनेटली यूपी हैज़ रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट डिक्लाइन, और इसका एक सीधा रीज़न भी है कि यूपी की पॉपुलेशन अच्छी खासी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यूपी में हमें ज़्यादा डिक्लाइन या ज़्यादा क्वांटम देखने को मिल रहा है। यूपी में अप्रॉक्सीमेटली 34.4 मिलियन जो इंडिविजुअल्स है वो अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से एग्जिट कर चुके हैं, उससे बाहर आ चुके हैं। कवरेज की बात करें तो नीति आयोग ने जो भी एस्टिमेट्स किए हैं इसमें अप्रॉक्सीमेटली 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज जो है वो इंक्लूडेड है। इनका कंबाइंड डेटा है एंड दिस इज द सेकेंड रिपोर्ट बाय नीति आयोग। पहली रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को लेकर के? 2021 में, जो कि NFSH तो 2015 और 2016 यानी NFSH 4 के डेटा पर बेस थी। फिर 2021 में NFSH 5 का सर्वे हुआ और इन्हीं दोनों का कंपैरिजन करके इस बार नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को लेकर के अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो रिपोर्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। So this is all about the infographic share of multi-dimensional poor person in population। टोटल कितने हैं, रूरल में क्या है और अर्बन में क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं सेपरेटली। और अगर बात करें कि कैसे कैलकुलेशन किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, तो बेसिकली जो डिप्राइवेशंस हैं, जो कि बेसिक एमिनिटीज़ जो कि इंडिविजुअल्स को नहीं मिलती, उसके बेसिस पर ये कैलकुलेशन किया गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का। इसमें कुकिंग, फ्यूल, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, मैटरनल हेल्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि यूज़ किए गए हैं एज अ मेन इंडिकेटर फॉर लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो 3 पैरामीटर, लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ एंड एजुकेशन, और ये सब पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो कैलकुलेट करी गई है। देख लेते हैं नेक्स्ट इन्फोग्राफिक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स फ्रॉम स्केल 0 to 1। 0 की जितना पास होगा नंबर, इसका मतलब वो उतना ही लोअर है, 1 के जितना पास होगा वो उतना ही हायर है। तो लोअर मीन्स बेटर, यानी यहाँ पर कम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। हायर मीन्स वर्स्ट, की वहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला का जो इंपॉर्टेंट रीजन्स है वहाँ के हम देख सकते हैं इंडेक्स दी हुई है 0 to 1। तो 0 मीन्स बेटर कंडीशंस, वर्स्ट 1 मीन्स वर्स्ट कंडीशन। And this is the biggest drop in share of multi-dimensionally poor population in percentage terms। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आसाम और झारखंड जैसे स्टेट्स ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रजिस्टर करी है इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप्स इन शेयर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडिविजुअल और पुअर इंडियंस। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। इंडिया यूएस टू वर्क ऑन MBD's क्लाइमेट एक्शन इंक्लूजन। तो G20 की मीटिंग के बाद जो US ट्रेजरी सेक्रेटरी से जो इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने, जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने मुलाकात करी और मीटिंग करी हम कह सकते हैं। और इस मीटिंग में जो इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन एरिया है, जो म्यूचुअल कोलैबोरेशन एरिया है, जहाँ पर 2 कंट्रीज एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उन एरियाज़ के बारे में डिस्कस किया गया। तो वाइड रेंज ऑफ इशूज़ जो थे वो डिस्कस किए गए, जहाँ पर इंडिया और USA एग्री हुए हैं कोलैबोरेशन के लिए। अब इसमें कई सारे इशूज़ हैं, G20 के साइडलाइन जो बातें करी गई उसमें कई सारे कोलैबोरेशन के एरिया जो हैं दोनों कंट्रीज़ ने आइडेंटिफाई किए हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं? तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, जिनकी न्यूज़ हमने कल भी कवर करी थी, तो जो MDBs हैं। इसके बाद क्लाइमेट एक्शन को लेकर के भी कोलैबोरेशन की बात करी गई है। एनर्जी ट्रांजिशन, जो कि इंडिया के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर अब फॉसिल फ्यूल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को छोड़ करके रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी सोर्सेज पर मूव करना चाह रहे हैं। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ पर इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट में US से कोलैबोरेट करने की या अदर डेवलप कंट्री से कोलैबोरेट करने की बहुत कोशिश कर रहा है। इसके अलावा कई सारे और इंपॉर्टेंट एरियाज से, चाहे वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, क्रिप्टो असेट्स हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इनकम इनइक्वालिटीज़ हों, इन सब को लेकर के भी दोनों कंट्रीज़ में एग्रीमेंट हुआ कि दोनों ही कंट्रीज़ बायलैटरल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट करेंगे इन सारे एरियाज़ में। तो MBDs, क्लाइमेट एक्शन, इंक्लूजन, इक्वालिटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रिप्टो असेट्स को लेकर के कई सारे नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और कोलैबोरेशन को लेकर के डिस्कशन हुआ। और इसमें यह भी बात हुई कि दोनों साइड एक दूसरे के एक्सपर्टाइज और रिसोर्सेज को वाइडली यूज़ करेंगे in order to promote the collaborated economic development, in order to foster the collaborated innovation and creativity and to drive sustainable development। और MBD को लेकर के जो US के सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी, उन्होंने बोला कि अप्रॉक्सीमेटली $200 बिलियन से ज़्यादा का फंड रेज करेंगे ये मल्टीलैटरल
डेवलपमेंट जो बैंक्स हैं और इसको लेकर के जो G20 एक्सपर्ट ग्रुप के जो इनपुट्स हैं दैट आर वेरी यूजफुल। तो बेसिकली कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करने की बात हुई। अगर हम रिसेंट टाइम में देखें भी तो USA हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर कंट्री इंडिया। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। HDFC बैंक प्रॉफिट जम्प्स 30% ऑन लोअर प्रोविजंस। तो HDFC बैंक जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसने 30% नेट प्रॉफिट में इंक्रीज रजिस्टर किया है। और ये जो प्रॉफिट में 30% इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि जो लोन हैं, जो लोन लॉसेज हैं और जो अदर इनकम्स हैं उसमें इंक्रीज है। तो लोन लॉसेज हैं उसमें प्रोविजनिंग कम कर रही है। तो बिकॉज ऑफ द लोअर provisioning in loan losses and increase in other income sources, HDFC has reported 30% jump in net profit। तो फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है, हालांकि इसमें मर्ज एंटिटी का जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट नहीं किया गया, सिर्फ अभी HDFC बैंक का स्टैंड अलोन प्रॉफिट है और उसके अकॉर्डिंग 30% का इंक्रीज रजिस्टर्ड हो रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जी बोर्ड फॉर्म्स इंटरिम पैनल टू रन ऑपरेशंस एज सेबी बार्स गोयनका। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा सुभाष चंद्र गोयनका को सेबी ने बार कर रखा है। किस लिए बार कर रखा है, किस लिए बैन कर रखा है कि पोजीशंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में या टॉप की पोजीशन किसी भी कंपनी में होल्ड करने से उनको बार कर रखा है। क्यों बार कर रखा है? क्योंकि उन पर कुछ मनी सिफन ऑफ का या फंड मिस एप्रोप्रिएशन के कई सारे केसेस हैं, कई सारे चार्जेस हैं और इसी वजह से सेबी ने इन दो एक्सपर्ट्स को या इन दो की पर्सनल्स को बैन कर रखा है, जो कि फिलहाल के लिए जील में हैं। और उसी को लेकर के जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस बोर्ड हैज़ फॉर्म द इंटरिम कमेटी ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव। और उसका काम क्या होगा इस इंटरिम कमेटी का? डेफिनेटली टू रन द ऑपरेशंस आफ्टर मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत गोयनका अपील टू रिलीव फ्रॉम मार्केट रेगुलेटर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सैट ने भी उस ऑर्डर को रिटेन किया है। तो फिलहाल के लिए एक इंटरिम कमेटी फॉर्म कर दी है जील ने और ये इंटरिम कमेटी तब तक उन सारे ऑपरेशंस को देखेगी जब तक इन दोनों ही की इंडिविजुअल्स को क्लियर चिट या क्लीन चिट नहीं मिल जाती। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड नॉट 1 के जो आर्टिकल हैं वो हम शॉर्ट न्यूज सेक्शन में कवर करेंगे। देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। FSB सीक्स मेजर्स टू रेगुलेट क्रिप्टो एसेट। What is this FSB? The Financial Stability Board। तो G20 का एक एक्सपर्ट ग्रुप है जिसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बोलते हैं और उसने अपनी एक रीसेंट रिपोर्ट सबमिट करी। किस चीज़ को लेकर के अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है? क्रिप्टो असेट्स को लेकर के, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के। सो इन इट्स रिपोर्ट ऑन रेगुलेटिंग द क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड हैज़ कॉल्ड फॉर द राफ्ट ऑफ मेजर्स। तो कई सारे मेजर्स और इनिशिएटिव सजेस्ट किए हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने। G20 की जो मीटिंग चल रही है उसमें अपनी एक रिपोर्ट दी है कि किस तरीके से क्रिप्टो असेट्स को मैनेज किया जाए। और अगर इन मेजर्स को देखें तो ये मेजर्स कई सारे लेवल में, इट मीन्स फ्रॉम डेटा कलेक्शन टू डेटा रिपोर्टिंग, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी पावर टू द अथॉरिटीज, तो कई सारे एस्पेक्ट को, एक होलिस्टिक एस्पेक्ट को कवर किया है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने। और उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी कि किस तरीके से कंट्रीज आपस में मिलकर के कोलैबोरेटेड मैनर में क्रिप्टो असेट्स को रेगुलेट कर सकते हैं जिससे कि क्रिप्टो असेट्स का कोई भी नुकसान या नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी को देखने को ना मिले। तो उसमें कई सारे एस्पेक्ट को कवर किया गया है। डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा रिपोर्टिंग, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन, गवर्नेंस मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कई सारे एस्पेक्ट पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है। And as per this, the globally agreed rules leave crypto firms with no option but to introduce the basic safeguard measure, जिससे कि जो ब्लो अप्स हैं जो FTX एक्सचेंज में देखने को मिल रहे हैं, जो अदर क्रिप्टो कैजुअलिटीज़ देखने को मिल रही हैं, वो सारे जो सेफ गार्ड्स हैं वो क्रिप्टो फर्म्स जो हैं वो कोलैबोरेटेड मैनर में यूनिफॉर्मली उन सारे सेफ गार्ड्स को इम्प्लीमेंट करें। तो मंडे को ये FSB ने जो ये अपनी फाइनल रिकमेंडेशंस हैं ये पब्लिश करी हैं और G20 के जो कंट्रीज़ हैं उनको डायरेक्शंस दिए हैं या उनको रिकमेंडेशन दी है। और कई सारे जो रीसेंट हमें जो इवेंट्स देखने को मिले थे, डिमाइस ऑफ मिस्टेरा, USD, लूना कॉइन्स, इन सब के इवेंट में किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी और स्पेशली बिट कॉइन्स को रेगुलेट किया जाए। तो G20 ने रिक्वेस्ट करी थी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड से कि आप अपने रिकमेंडेशन दिए ऑन सच फर्म्स विच आर एक्चुअली ट्रेडिंग इन द क्रिप्टो करेंसी, और उसी G20 की रिक्वेस्ट पर ये FSB ने अपनी रिपोर्ट दी है। एंड FSB हैड ड्रॉन एक्चुअली अ सेट ऑफ 9 रिकमेंडेशन इन इट्स रिपोर्ट दैट इंक्लूड सुपरविजन एंड ओवरसाइट ऑफ cryptocurrency activities in the market as well as in individual accounts. So these are the key recommendations that has been given by Financial Stability Board on request of G20.
तो क्लियरली बोला है फंक्शनल बेसिस पर जो क्रिप्टो एंटिटीज हैं दैट शुड बी रेगुलेटेड एंड प्रपोर्शनेट टू द फाइनेंशियल रिस्क दे पोज। एंटिटीज शुड डिस्क्लोज गवर्नेंस फ्रेमवर्क, तो कई सारे पैरामीटर्स हैं इन लाइन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसीज फर्म्स को अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल भी बनाया गया कि किसी की तरह का फ्रॉड होता है तो they should means cryptocurrency firms have proper risk management framework, report call for domestic and international cooperation, जिसमें कंट्रीज जो है एक दूसरे से कॉपरेट करें इन केस अगर किसी भी तरह का साइबर क्राइम या क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड क्राइम होता है। रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ द डेटा, क्रिप्टो फर्म्स जो है वो प्रॉपर डेटा रिपोर्टिंग या डिस्क्लोजर्स करें जिससे कि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि एक्चुअल में मार्केट कितनी है, कौन कौन इंडिविजुअल्स है। इसके अलावा यूजर्स और स्टेक होल्डर्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट डिस्क्लोज करने का भी इसमें रिकमेंडेशन है जिससे कि गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ऑपरेशन, रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल कंडीशंस को भी प्रॉपर्ली एक्सेस किया जा सके। हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट रिकमेंडेशंस अगर आप देखें, लेकिन फिलहाल के लिए एफएसबी की रिकमेंडेशन है और इन्हीं रिकमेंडेशन के बेसिस पर एफएसबी ने बोला है कि हम क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर सकते हैं ग्लोबली। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, TN टेक्स टॉप स्पॉट। सेंट्रल थिंक टैंक यानी नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज करी है मंडे को। किस चीज़ को लेकर के रिपोर्ट इंडेक्स या रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी है, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस को लेकर के। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जिसको EPI के नाम से भी जानते हैं। तो 2022 की EPI पब्लिश करी है नीति आयोग ने मंडे को, और इस इंडेक्स और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगातार 2 सालों से जो गुजरात टॉप कर रहा था, बेसिकली यहाँ पर स्टेट्स की रैंकिंग करी जाती है इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल और कितने गवर्नमेंट मेजर ले रही है एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए उस स्टेट में। तो उसी के बेसिस पर एक हेल्दी कंपटीशन प्रमोट करने के लिए इंडेक्सिंग करी जा रही है। पिछले लास्ट 2 सालों की रिपोर्ट को अगर हम देखें, इससे पहले की जो रिपोर्ट्स आई हैं EPI की, उसमें गुजरात ने टॉप किया था। नाउ आफ्टर टॉपिंग इट फॉर 2 consecutive ईयर्स, गुजरात स्लिप्ड 3 places ऑन नीति आयोग रिपोर्ट। तो गुजरात जो 2 साल से लगातार टॉप पोजीशन पर बना हुआ था, फाइनली वो अब 3rd पोजीशन पर आ गया। और इस बार तमिलनाडु ने सबसे अच्छी पोजीशन, मतलब टॉप पोजीशन रजिस्टर करी है एज अ मोस्ट एक्सपोर्ट रेडी स्टेट एज पर द रिसेंट रिपोर्ट। हालांकि एक ट्रेंड अभी भी कॉमन है कि जो कोस्टल स्टेट्स हैं वो ही इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में टॉप कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड कि उनकी कनेक्टिविटी इंटरनेशनल वाटर से है और उनके पास अच्छा infrastructure. So this is the continued trend. Coastal assets were found to have most robust export infrastructure, which officials attributed to the integration of maritime trade. क्योंकि अगर हम international trade की बात करें तो water is one of the very important and the cheapest source of trade, transportation. और ऐसे जितने स्टेट जिनका एक्सेस है कोस्टल या maritime वेज को लेकर के, डेफिनेटली वो स्टेट्स में टॉप करें। गुजरात का भी एक यही इंपॉर्टेंट रीजन था और गुजरात को रिप्लेस करके इस बार जो तमिलनाडु आया है उसका भी यही एक इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें, महाराष्ट्र और कर्नाटका हैव रीटेन देयर पोजीशन। महाराष्ट्र कर्नाटका की कौन सी पोजीशन है, 2nd और 3rd पोजीशन रिस्पेक्टिवली। हरियाणा वाज रैंक फर्स्ट अमंग द लैंडलॉर्ड स्टेट। तो अगर ये तो कोस्टल स्टेट्स की बात हो गई। अगर लैंडलॉक्ड स्टेट्स की बात करें, लैंडलॉक्ड मीन्स जहाँ पर कोई भी वाटरवे या कोई भी ऐसा मरीन टाइम से या कोस्टल एरिया से कनेक्टिविटी नहीं है, जो कि लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, उसमें हरियाणा ने जो रैंक है वो टॉप करी है। हालांकि ओवरऑल जो रैंकिंग है उसमें हरियाणा की 5th पोजीशन है। और गुजरात के बारे में इस रिपोर्ट में क्लियरली बोला गया है, गुजरात नीड्स मेजर्स टू इंप्रूव इट्स बिजनेस इकोसिस्टम एज इट रिकॉर्डेड द शार्पेस्ट डिक्रीज इन बोथ वैल्यू एडिशन बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और FDI इनफ्लो में डिक्लाइन देखने को मिला है कि इन 2 पैरामीटर्स में डिक्लाइन की वजह से गुजरात की जो पोजीशन है वो रिड्यूस हुई है इस बार ओवरऑल रैंकिंग में। सो दिस इज टॉप 10 और दीज आर द लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्टेट्स। तो सबसे पहले तमिलनाडु, ओवरऑल रैंकिंग है ये। कोस्टल और लैंडलॉक जो स्टेट्स हैं उनकी रैंकिंग अलग अलग है, लेकिन ये जो ओवरऑल रैंकिंग है, तो अगर ओवरऑल रैंकिंग में देखें तो तमिलनाडु ने टॉप किया है विद 80.89 स्कोर, फॉलोड बाई महाराष्ट्र, गुजरात फॉलोड बाई महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड देन गुजरात। गुजरात ने अपनी 3 पोजीशन जो है वो इस बार डिक्रीज करी है। 4th पोजीशन पर गुजरात आया, ना कि 3rd। इसके बाद हरियाणा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड एंड
पंजाब। तो ये हम देखें तो ये कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा इंक्लाइन है, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो इसमें कहीं भी टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है। एंड दिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिस न्यूज़ में भी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। यूएस स्टॉक्स हायर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू स्पर इंडियाज एनर्जी शिफ्ट। तो अभी हमने मिंट में न्यूज़ डिस्कस भी करी है कि इंडिया और यूएसए ने कोलैबोरेशन को कई सारे एरियाज़ में कोलैबोरेशन की बात करी। G20 मीटिंग के बाद दोनों ने बायलैटरल मीटिंग करी और उसमें एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के, MBDs को लेकर के, क्लाइमेट एक्शन को लेकर के, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के, पॉवर्टी रिडक्शन को लेकर के, इन सारी एरिया से बात करी गई है। और एज पर बिजनेस स्टैंडर्ड यूएस ने हायर जो इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करने की बात करें, स्पेशली इंडिया के एनर्जी शिफ्ट या एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर में, क्योंकि इंडिया के लिए इस समय एनर्जी ट्रांजिशन एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और की एरिया है जो कि इंडिया की डिपेंडेंसी, फ्यूचर इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Temasek looking to invest $10 billion in India in 3 years. So Singapore state-owned investor Temasek Holding is planning to invest approximately $9 to $10 billion. क्यों इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए 3 सालों में, तो आगे आने वाले 3 सालों में अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 बिलियन डॉलर जो है वो टिमाशेक इन्वेस्ट करने की कोशिश का प्लान कर रहा है इन टू कैच द राइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन कंज्यूमर रिटेल, हेल्थ केयर एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस। तो 3 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, अगर आप देखें तो 3 सेक्टर दोनों है, तीनों ही सेक्टर इंडिया में फिलहाल के लिए सनराइज सेक्टर हैं। तो सनराइज सेक्टर होने की वजह से दे आर ऑफरिंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। तो डेफिनेटली बीइंग एन इन्वेस्टर्स दे आर लुकिंग फॉर मोर और गुड रेट ऑफ रिटर्न। और इंडिया में फिलहाल के लिए तीनों ही सेक्टर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करेंगे। एंड दैट इज वाई टिमाशेक इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन अपकमिंग 3 years। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 130 मिलियन एस्केप्स पॉवर्टी इन 5 years, नीति आयोग रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मिंट में, डिटेल में हमने रिपोर्ट कवर करी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया यूएस म्यूचुअली रिजॉल्व ऑल 6 ट्रेड डिस्प्यूट एट WTO। तो फाइनली इंडिया और यूएसए ने 6 ट्रेड डिस्प्यूट जो कि पेंडिंग थे, कहाँ पेंडिंग थे, WTO में सेटलमेंट के लिए, उन 6 ट्रेड डिस्प्यूट को म्यूचुअली रिजॉल्व कर लिया है इन द लाइन विद द कमिटमेंट मेड बाय 2 कंट्रीज। तो जो यूएस विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लास्ट मंथ हुई थी, उस विजिट में ये जो 6 ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं इनको दोनों ही कंट्रीज ने मिलकर के साथ में रिजॉल्व कर लिया है एज पर द ऑफिशियल। द ऑफिशियल सेट द बोथ कंट्रीज हैव इन्फॉर्म टू WTO सेटलमेंट बॉडी, जो WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है DSB, उसको इन्फॉर्म कर लिया गया है कि दोनों ही ये 6 डिस्प्यूट जो दोनों कंट्रीज ने आपस में बैठ करके रिजॉल्व कर लिया। तो WTO has already issued a communication with regards to one of the dispute related to the imposition of additional custom duty by India on 28 US product, उसमें से एक ये था। और जो रिमेनिंग 5 कम्युनिकेशन है वो भी जल्द ही WTO कर देगा। तो 2019 से लेकर के अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 6 डिस्प्यूट थे इंडिया और यूएसए के बीच में, फाइनली आउट ऑफ कोर्ट वो सेटल कर लिए गए। एंड दिस इज अ गुड न्यूज़ एंड डेफिनेटली एन इंपॉर्टेंट इंडिकेशन दैट द म्यूचुअल collaboration coordination is increased between these 2 countries। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। वेव लेट सबमिशन फी ऑफ ₹225 crore oil firms to RBI। So some of the large companies in oil and gas sectors have written an application to Reserve Bank of India। Reserve Bank of India को रिटर्न में एक एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट सबमिट करी है ऑयल एंड गैस सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज ने। क्या रिक्वेस्ट करी है? टू वेव अ लेट पेनाल्टी ऑफ रफली $225 crore दैट दे नीड टू पे फॉर नॉट रिपोर्टिंग देयर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ऑन टाइम। तो जितनी बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज हैं ऑयल एंड गैस में, उन्होंने टाइमली अपना ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो है वो रिपोर्ट नहीं किया, वो डिस्क्लोज नहीं किया और उसी लिए उन पर पेनल्टी लगाई गई है। क्योंकि एक सर्कुलर इशू किया था अगस्त 2022 में RBI ने, और उसमें RBI ने क्लियरली बोला था एनी इंडियन एंटिटी दैट दे डिड नॉट सबमिट द एविडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम कुड मेक सच सबमिशन और फाइल अलॉन्ग विद द लेट सबमिशन फी। तो लेट सबमिशन फी जो थी वो एक ह्यूज है, 225 करोड़ की फ़ी है। तो उसी को लेकर के जो ऑयल फर्म्स हैं वो अब RBI से रिक्वेस्ट कर रही हैं, अगस्त 2022 में जो सर्कुलर था उसके बेसिस पर वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनकी जो वो फीस है वो वेव ऑफ कर दी जाए। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज यानी जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है इसको डिस्क्लोज करने के लिए, इसको रिपोर्ट करने के लिए RBI ने एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN भी इशू किया है। तो एवरी टाइम द एंटिटी रेमिट्स इट नीड्स टू कोड दैट UIN। मतलब अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोई भी फर्म कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी भी सेक्टर में, तो उसको UIN रिपोर्ट करना, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर।
और पूरी जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो फिल करके डिटेल जो है वो आरबीआई के साथ शेयर करनी है। हालांकि जो फिलहाल कुछ कंपनीज स्पेशली ऑयल एंड गैस सेक्टर में इस प्रैक्टिस को फॉलो करने से फेल हो गई, सो कंप्लाई नहीं कर पाई हैं, तो अब आरबीआई के सर्कुलर के अकॉर्डिंग वो लेट फी देकर कर सकती हैं। हालांकि कंपनीज हैं वो लेट फी भी नहीं देना चाहती। दैट इज वाई पेट्रोलियम मिनिस्ट्री राइट्स टू फाइनेंस मिनिस्ट्री अ मीटिंग नीड टू बी हेल्ड ऑन दिस इशू। लेट अस सी आगे क्या होता है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस